यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन। और बेंजीन का बच्चों मौलिक फॉर्मूला C6H6, ठीक है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन में दिया है कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 is dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम लोगों ने जो मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो सारे के सारे टर्म आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज चैप्टर डायल्यूट सॉल्यूशन है इसलिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज, है ना, किसका बच्चों, बेंजीन का आपको मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4 और बेंजीन दोनों का आपको मास परसेंटेज बताना है, जहां पे 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो कैसे करेंगे सॉल्व। तो इसमें बोला है बच्चों मास परसेंटेज, तो हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की साइड। तो जब क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज के बारे में बात करें, है ना, या फिर क्वेश्चन में बच्चों बात करें वेट परसेंटेज के बारे में, तो इसका बेसिक मतलब क्या है, पहले मैं वो समझाता हूँ। मास परसेंटेज पूछे या वेट परसेंटेज पूछे, तो इसका मतलब होता है आपका परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन के अंदर मास परसेंटेज लिखा हो, कभी क्वेश्चन के अंदर वेट परसेंटेज लिखा हो, तो इसका सही मतलब है कि वो पूछ रहा है आपसे कि वेट बाई वेट परसेंटेज को आप एक्सप्लेन करो। तो हमें पता है कि वेट बाई वेट परसेंटेज बच्चों फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर। मैं फिर से बताता हूँ। तो वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या है, ऊपर भी वेट है बच्चों और नीचे भी वेट है, मतलब ऊपर भी ग्राम आना चाहिए, नीचे भी ग्राम आना चाहिए। बाकी परसेंटेज है तो 100 पे अपन निकालेंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे अपन फॉर्मूले के हिसाब से, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई, नीचे भी मास आना चाहिए, यस, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन का मास होगा, और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, मैं बच्चों बात कर रहा हूँ वेट बाई, यहाँ से परसेंटेज वेट बाई वेट फॉर बेंजीन, ठीक है। सबसे पहले अपन बेंजीन का वेट बाई वेट वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं, दोनों में मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज पूछा गया है। तो मास परसेंटेज का मतलब होता है वेट बाई वेट परसेंटेज। तो हम सबसे फर्स्ट निकालते हैं कि वेट बाई वेट परसेंटेज फॉर बेंजीन कितना होगा। तो बेंजीन के मास को आपको ऊपर लेना है, डिवाइड बाई टोटल जो सॉल्यूशन का मास है वो नीचे लेना है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखते हैं अपन बेंजीन का मास कितना क्वेश्चन में दिया है, देखो 22 ग्राम। तो 22 ग्राम डिवाइड बाई नीचे मास कितना हो जाएगा, तो देखो CCl4 का आपका 122 है, इसका आपका 22 है, तो 122 प्लस 22 करेंगे तो टोटल मास सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144। तो नीचे आपको मिल जाएगा 144 और मल्टीप्लाइड बाई अपन करेंगे यहाँ पे 100, ठीक है ना, बहुत ही आसान सा है। अपन इसे अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा कितना, 15.28%, ठीक है। तो ये देखो बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों को समझ में बहुत बार आ जाता है, बहुत बार समझ में नहीं आता है क्या पूछा गया है। जब उसने बच्चों बात करी है मास परसेंटेज, इस बात को समझो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मास परसेंटेज या बीट परसेंटेज का मतलब ऊपर भी बीट होना चाहिए और नीचे भी आपका बीट होना चाहिए। नाउ इट इज क्लियर। तो ऊपर मास किसका होना चाहिए, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा था बीट बाई बीट परसेंटेज फॉर बेंजीन, तो बेंजीन का मास ऊपर डिवाइड बाई टोटल मास आपका नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100। इजी है ना, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको CCl4 का करना है फाइंड आउट, तो और भी आसान है। CCl4 का आंसर कितना आएगा, तो भाई दो चीजें हैं ना इसमें, CCl
हैं, तो अगर एक का मास आपके पास 15.28% आ चुका है ना, तो दूसरे कितना होगा 100 डिवाइड बाई, सॉरी 100 माइनस कर देते हैं अपन, तो 100 माइनस 15.28, तो CCl4 का जो वेट बाई वेट परसेंटेज हो जाएगा, वो आंसर आपका हो जाएगा 100 टोटल होगा, माइनस में कर देंगे अपन 15.28, इसको अपन सॉल्व से आपको आंसर कितना मिल जाएगा, ये समथिंग 84.72% के अराउंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा सभी को, आई होप। यस, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसी के ऊपर। हाँ। ओके, क्लियर हुआ सभी को अभी? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है ई सैंपल, ठीक है, जितने अधिक क्वेश्चन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। ई सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ई सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated। कंटेमिनेट का मतलब क्या है कि वहां पे आपका पॉल्यूशन है कुछ, तो कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म CaCl3, कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन में दे रखा है द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन was 15 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 15 पार्ट्स पर मिलियन, और 15 पार्ट्स पर मिलियन बाई मास दिया है उसने, है ना, जो ppm है ना वो बाई मास है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई, या परसेंटेज बाई मास। तो मैं क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूं, आपको समझाता हूं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आपका ये प्रीवियस ईयर है, इसमें है ई सैंपल ऑफ, देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लैंग्वेज समझने में आपको दिक्कत होगी, वो मैं समझाता हूँ। ई सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी पीते हैं ना, उस पानी के अंदर बच्चों कुछ तो इम्प्योरिटीज है ना, कंटेमिनेशन है। वो कंटेमिनेशन बच्चों किसका है, क्लोरोफॉर्म का है। क्लोरोफॉर्म वहां पे किसी भी तरीके से आपका प्रेजेंट हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल जो पानी पीने वाला है उसके साथ। तो उसने कहा भी है कि जो इम्प्योरिटीज है, वो जो आपकी जो भी इस क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस है, वो जो इम्प्योरिटी बच्चों प्रेजेंट है 15 ppm के साथ है, 15 पार्ट्स पर मिलियन के साथ है। और वो जो ppm प्रेजेंट है ना, वो बाई मास है, बाई वॉल्यूम, को मैंने पढ़ाया था, ppm बाई मास, ppm बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो 15 ppm बाई मास है, आपको इसी कॉन्सेंट्रेशन को, दिस इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म की जो बच्चों प्रेजेंस है वो कितनी है, 15 ppm के हिसाब से है। तो इसी कॉन्सेंट्रेशन को, 15 ppm को आपको एक्सप्रेस करना है बाई मास, मास के टर्म में, परसेंटेज बाई मास के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो क्या आंसर होगा देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो आप देखो कि 15 ppm का सही मतलब क्या है, पहले तो वो समझना आना चाहिए। तो 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो अपन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो दे रखा है ना, मैं इसको लिखता हूँ 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसका मतलब है कि 15 ग्राम, ये बच्चों बाई मास दिया है ना इसलिए, तो 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन, जब बच्चों ppm मिलियन की बात करेगा तो 10⁶ आता है, ठीक है। तो 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक हमारे पास जो सॉल्यूशन है, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझो कि मैंने नीचे भी ग्राम लिखा है, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर लिखा है अपन ने 10 और 15 ग्राम। तो इस ppm का मतलब पहले समझ जाओ आप, इसको समझ में नहीं आएगा बहुत बार। तो 15 ppm का सही मतलब है यहाँ पे भाई मास बोला है, तो ऊपर भी मास आएगा नीचे भी मास आएगा। तो इसने ये कहा कि 15 ppm का मतलब कि 15 ग्राम तो क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, बट किसमें प्रेजेंट है, सोल्यूशन आपका प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम। ppm के लिए 10⁶ अपन यूज करते हैं, और ppb के लिए हमने इजी ट्रिक बताई थी ना कि ppb, तो ppb में देखो b उल्टा दिखता है, उल्टा दिखता है तो 10⁻⁹ कितना हो जाएगा 9। ये आसान तरीका आपको मैंने समझाया था। तो पीपीबी में आता है 10⁹ और पार्ट्स पर मिलियन में आपका 10⁶ आता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया,
अब आपको मास परसेंटेज निकाल सकते हो। तो व्हाट इज मास परसेंटेज? तो मास परसेंटेज में क्या होगा, ऊपर मास होगा किसका, क्लोरोफॉर्म का, और नीचे बच्चों मास किसका होगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, ये किसका मास होगा, CaCl3 का होगा, और नीचे वाला मास किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो जरा वैल्यूज रख दो और आंसर निकल के आएगा। अगर परसेंटेज है तो 100 भी साथ में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर मास कितना होगा, 15 क्लोरोफॉर्म का, डिवाइड बाई नीचे होगा आपका 10⁶ सॉल्यूशन का मास, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 10⁶ है। तो उसका और इसे परसेंटेज के टर्म में यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो देखो आप समझो कि क्वेश्चंस इस ढंग से भी आते हैं बच्चों बहुत बार जेईई मेंस के अंदर। जेईई मेंस का हमारा टारगेट बिल्कुल बच्चों होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर 99.9 परसेंटाइल। ठीक है, किसी भी कॉस्ट पे आपको इतना परसेंटाइल मिल जाएगा, मतलब 98 99 परसेंटाइल तो मैं दिला दूंगा, बट मेरे हिसाब से चलते रहना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर ये होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान, क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को? यस, कोई डाउट्स रहेगा तो आप बीच में पूछ सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर दो। ठीक है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज, बाकी बाकी क्वेश्चंस अपन और भी देखेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अपन चलते हैं। कंसंट्रेशन में बाकी चीजें आसान है, पीपीएम, मोलैलिटी, मोलैलिटी, है ना, इन सभी क्वेश्चंस आते हैं। आपको डाउट्स अगर कहीं भी रहता है तो आप डायरेक्टली मुझसे उसको टेक्स्ट करो और आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट बच्चों अपन हेडिंग डालते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ peroxide H2O2। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सही मतलब क्या है, सही मीनिंग क्या है, इससे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ा है, तो यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, आपको समझ में आएगा। तो इसका सही मतलब है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस प्रोड्यूस्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ by decomposition of unit volume of H2O2 at NTP या बच्चों STP। मैंने बेसिक डेफिनेशन लिखी है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का सही मीनिंग क्या है। तो सही मीनिंग बच्चों ये है कि हमें डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे डेफिनेशन में, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ पेरोक्साइड H2O2 एट STP और NTP। तो आपको पता है कि जब हम H2O2 का डिकम्पोजिशन करते हैं, तो डिकम्पोजिशन करने पे यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, तो H2O2 का बच्चों डिकम्पोजिशन करते हैं तो यहाँ से मिलता है आपको वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। जब बच्चों इसके ही आपके फिर से एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, तो जब उसे अपन फिर से हीट करेंगे तो वापस से फिर से मिलेगा आपको H2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को आपस में ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने पे नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों क्या बनाएगा, O2 गैस। तो यहाँ से रिजल्ट मिलता है आपको 2 मोल ऑफ H2O2, बाकी डिकम्पोजिशन का साइन 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस आपकी ऑक्सीजन गैस। तो मतलब मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे, मार्केट के अंदर बच्चों पेरोक्साइड की जो बोटल्स होती हैं, ठीक है, पेरोक्साइड की जो आपकी बोटल्स होगी, तो उस बोटल्स के ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है। उस स्टिकर में क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना वो लिखी होती है। पेरोक्साइड की जो बोटल्स होगी उसके ऊपर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका स्टिकर लगा होता है। तो वो जो वॉल्यूम परसेंटेज का जो स्टिकर लगा है, वो बच्चों किसको डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि इस H2O2 से कितने ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस हो सकता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूँ? उस पे जो भी, जैसे सपोज करो कि उस पे लिखा है आपका 2, ठीक है, उस पे लेबल लगा होगा 2 यूनिट का कुछ तो लेबल लगा होगा, है ना, H2O2 के ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो पेरोक्साइड उसमें भरा गया है, उस पेरोक्साइड से 2 ml या 2 लीटर, ठीक है, वो या 2 सेंटीमीटर क्यूब जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो इतना ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा होगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या है कि H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन गैस, कि वहां से कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। जब आप यूनिट वॉल्यूम ऑफ पेरोक्साइड को आप हीट करते हो, डिकम्पोज करते हो, और किसके किसके साथ,
आप एसटीपी और एनटीपी पे। ये बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या हुआ कि जब आप कभी भी H2O2 को हीट करते हो, डिकम्पोज करते हो, तो वहां से कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यही इसका आपका डेफिनेशन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ रिलेशंस में कुछ टर्म्स अपन देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि सपोज मान के चलो, लिखा अपन ने कि सपोज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड आपको दे रखा है सपोज स्मॉल एक्स। ठीक है, स्मॉल एक्स आपका वॉल्यूम है। तो स्मॉल एक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है? स्मॉल एक्स वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ से आपका जो स्मॉल एक्स वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये है। तो हमने सपोज किया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड कितना है, एक्स बी, बी का मतलब वॉल्यूम है, तो यहाँ से एक्स ml या एक्स वॉल्यूम आपकी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं इसको फिर ऐसे लिखता हूँ कि 1 लीटर H2O2 will produce 1 लीटर ऑफ H2O2 will produce, तो कितना आपका, यहाँ से अपन लिख सकते हैं x लीटर ना, यस, x लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। उसी के टर्म को मैं लिख रहा हूँ, जो ऊपर लिखा है ना उसी को लिखा है अपन ने। हमने माना था कि सपोज H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, XB। तो उसका मतलब भी क्या है? उसका मतलब है कि यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए ना H2O2 का। तो 1 लीटर ऑफ H2O2 कितना प्रोड्यूस करेगा बच्चों? x लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, इसका मतलब ये है। बट हमने जब रिएक्शन अभी लिखी थी ना, तो रिएक्शन में कितना H2O2 था आपका? 2 मोल्स। ये क्लियर हो रहा था आपको? यस। तो हम रिएक्शन फिर से लिखते हैं। H2O2 के वहां पे आपके 2 मोल्स थे, जहां से डिकम्पोज होके आपका बन रहा था H2O प्लस आपका ऑक्सीजन गैस। तो पता है कि H2O2 के यहाँ पे कितने मोल्स हैं आपके? 2 मोल्स। और कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? तो आपका 1 मोल। तो 2 मोल ऑफ H2O2 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब आपका यही है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको यहाँ से x लीटर डिफाइन हो रहा है एसटीपी एनटीपी पे, तो इसके मोल्स बता सकते हो। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा आपका x डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लीटर। तो यहाँ से मोल्स डिफाइन हो गए आपके कितने? x डिवाइड बाई 22.4 आपके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो अब मैं इसको फिर से अगर मैं इसको लिखता हूँ नेक्स्ट टर्म में, देखो मैंने इस बहुत सिंप्लीफाई किया है, मैं इसको थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? x वॉल्यूम है। x वॉल्यूम का मतलब कि वहां से x लीटर आपकी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, वही अपन ने लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। फिर अपने रिएक्शन की हेल्प ली, तो रिएक्शन की हेल्प से क्या हमने लिखा कि रिएक्शन की हेल्प से लिखा कि अगर 2 मोल्स अगर आपका H2O2 है, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा आपका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और x लीटर आपको पता है एसटीपी एनटीपी पे किसी भी गैस का, तो गैस के टर्म में अपन मोल्स निकाल सकते हैं। तो उसका मोल्स कितना है गैस का, ऑक्सीजन गैस का? x डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो मैं लिखता हूँ कि अगर बच्चों हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कितना मोल? 2 मोल ऑफ पेरोक्साइड H2O2। 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए इस रिएक्शन के हिसाब से, इस रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो कितना डिकम्पोज करना है? 2 मोल ऑफ पेरोक्साइड डिकम्पोज आपको करना होगा। ठीक है, तो अब कितना मोल हमने ऊपर से निकाला था? x बाई 22.4। तो x डिवाइड बाई 22.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको ऑब्टेन करना है, तो कितना डिकम्पोज कराना पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका x डिवाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 2। इसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 22.4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा x डिवाइड बाई 11.2। तो x डिवाइड बाई 11.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से मिलेगा x डिवाइड बाई 11.2, दिस इज 11 एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ से होगा x डिवाइड बाई 11.2, दिस इज द मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसके कुछ आपके इसमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म आते हैं, जैसे मोलरिटी आता है। ठीक है, तो मोलरिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। तो मोलरिटी क्वेश्चन आता है, तो मोलरिटी हमें पता है कि सर ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आपको मिलता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से आप मोलरिटी जब लिख रहे हो, तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स यहाँ से मिल रहे हैं पेरोक्साइड के, तो वो कितना है आपका? x डिवाइड बाई 11.2। वॉल्यूम कितना ले सकते हैं अपन? 1 लीटर। तो यहाँ से आपको मिलेगा x डिवाइड बाई 11.2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों, मोलरिटी फाइंड आउट करना है,
आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम स्ट्रेंथ कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड इज कुछ वैल्यू दे रखी होगी बच्चों, वो यहाँ रखेंगे अपन एक्स की जगह 11.2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मोलरिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा आपका H2O2 का, बट हमें मोलरिटी फाइंड आउट करना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे अपन, x डिवाइड बाई 11.2 को फॉलो करेंगे, आंसर निकल के आएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। इसी तरीके से अपन सेकेंड बच्चों बात करते हैं डेंसिटी। अगर मान लो क्वेश्चन डेंसिटी का आ गया, ठीक है, बात कर रहे हैं पेरोक्साइड को लेके, बट उसने पूछा कि बताओ डेंसिटी कितनी होगी, तो डेंसिटी निकालने के लिए आपको पता है कि मोलरिटी की हेल्प लेते हैं, तो n/b, और वॉल्यूम को मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, तो एक से लिख सकते हैं अपन मोल्स। मोल्स क्या हो जाएगा, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और बाकी पता है कि वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से आपका डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और मोलरिटी अपन अभी निकाली थी वो बच्चों कितनी थी, x डिवाइड बाई 11.2 इंटू आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो कभी भी क्वेश्चन बच्चों आता है कि डेंसिटी फाइंड आउट करना है, आपको H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी होगी, तो H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पे लगा दो, बाकी आपका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना होता है पेरोक्साइड का, तो वो 34 होता है। तो यहाँ से आप डेंसिटी और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 34। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? तो बिल्कुल ध्यान रखो, पेरोक्साइड के बारे में बात करेगा, आपसे मोलरिटी पूछेगा तो x डिवाइड बाई 22 x डिवाइड बाई 11.2 को फॉलो करना है, आपको 11.2 को फॉलो करना है। अगर मोलरिटी पूछेगा, जो डेंसिटी पूछता है तो क्या करना है, x बाई 11.2 इंटू आपका 34। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से वो नेक्स्ट पूछता है आपसे कि जरा आप नॉर्मलिटी बताओ। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मलिटी कैपिटल N बताओ आप पेरोक्साइड के टर्म में, तो क्या होगा, आपको पता है कि सर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी कितनी थी, x डिवाइड बाई 11.2। x क्या है आपका, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो पेरोक्साइड का, बाकी बैलेंस फैक्टर बच्चों कितना होगा 2। भाई H2O2 से हमने 2 कैसे लिखा है, H2O2 का डिकम्पोजिशन होके बच्चों क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन गैस। आप बैलेंसिंग कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों, -1 होगा। समझ में आए, चेंज कितने का है, तो 1 का चेंज होगा, बट यहाँ पे कितने आपके ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 आपको दो देखे ना, तो 1 इंटू 2 कर देंगे, तो इसलिए बैलेंस फैक्टर यहाँ पे कितना आता है, 2 निकल के आता है। तो अपन ने 2 का इसलिए यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया है। 2 से अपन इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो इसे 2 से कैंसिल कर दो, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी x डिवाइड बाई 5.6। तो कभी क्वेश्चन पूछता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड, तो आप x की वैल्यू ऊपर रखना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की 5.6 से डिवाइड कर देना, तो आपकी नॉर्मलिटी वहां पे मिल जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन और पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, कि मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि H2O2 को लेके कि मुझे बताओ जरा यहाँ पे कि इस H2O2 की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेंथ पूछता है, तो देखो स्ट्रेंथ अलग है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ अलग है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू यहाँ पे होता है आपका नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, अपन ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी की बात करें तो अपन ने दिखा था x डिवाइड बाई 5.6 नॉर्मलिटी थी। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, तो बच्चों वो हो जाएगा आपका 17। इक्विवेलेंट वेट अपन कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर आपका 2 था, मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना होता है 34 H2O2 का, डिवाइड बाई 2 बैलेंस फैक्टर। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका 17 इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिला आपका स्ट्रेंथ इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 5.6 इंटू 17 ग्राम पर लीटर। क्लियर हो गया? यस, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप इन टर्म्स को ध्यान रखो, स्ट्रेंथ को, नॉर्मलिटी को, डेंसिटी को और मोलरिटी को। तो इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। बाकी बच्चों हाँ, बाकी H2O2 के बारे में थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस ग्रुप पे डालूंगा, है ना, आप एक बार देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 कैसा होता है। तो ये बच्चों ऐसा होता है हाफ बुक ओपन स्ट्रक्चर ना, आधी जो किताब खुली रहती है ना, कुछ इस तरीके से हाफ बुक ओपन स्ट्रक्चर, जहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका थीटा होता है इसका, ये आपका 94 पॉइंट कुछ 8 डिग्री के आसपास होता है, 94.8 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ये आपका होता है पोलर बॉन्ड। यहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी आपका पोलर बॉन्ड होता है।
बट ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये होता है नॉन पोलर, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है आपकी, इक्वल होती है, इट इज नॉन पोलर बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। ठीक, चलो तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, आप इसे देख लेना। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करेंगे कल के चैप्टर के अंदर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी को अपन बात करेंगे कल। तो कल आपका सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड बाकी भी टर्म आपके क्लियर होंगे।